नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी एक्ट का सभी अध्याय को कराया जा रहा है और उसका 3 अध्याय अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी अध्याय 3 तक का वीडियो देखे होंगे आपको श्योर है कि कंफर्ट फील कर रहे होंगे। और जो भी आप टेस्ट सीरीज़ या कुछ भी लगा रहे होंगे तो उसमें प्रश्न आपको सही होते नज़र आ रहे होंगे। तो ये वीडियो सिलसिलेवार ढंग से जो भी वीडियो सारे अध्याय को करके जाएंगे, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि एसपीटी से एक भी प्रश्न गलत आपके नहीं होंगे। तो चलिए आज चैप्टर 4 शुरू करते हैं। और आज एसपीटी एक्ट का अध्याय 4 में देखेंगे धारा 27 से लेकर धारा 42 तक। अब तक हम 3 अध्याय को देख चुके हैं, आज अध्याय 4 देखेंगे जिसमें बंजर भूमियों तथा खाली होल्डिंगों की बंदोबस्ती के बारे में देखेंगे। और इसका जो धारा है धारा 27 से लेकर धारा 42 तक है। और धारा 4 में किसके बारे में बात किया गया है, तो बंजर भूमियों तथा खाली होल्डिंगों की बंदोबस्ती के बारे में अध्याय 4 में बातें कही गई हैं। तो चलिए धारा 27 को देखते हैं। धारा 27 क्या कहता है? धारा 27 कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टा या अमलनामा के माध्यम से होगा। बंजर भूमि की जो बंदोबस्ती है पट्टा या अमलनामा के माध्यम से होगा। पट्टा या अमलनामा की 4 कॉपी निम्न व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पट्टा या अमलनामा का कितना कॉपी होगा? 4 कॉपी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 27। और इसमें जो 4 कॉपी जो पट्टा या अमलनामा का होगा वो किसको किसको दिया जाएगा? तो पहला उपायुक्त को दिया जाएगा, भूस्वामी को दिया जाएगा, ग्राम प्रधान को दिया जाएगा और जो संबंधित रैयत है उसको प्रदान किया जाएगा। तो पट्टा या अमलनामा का 4 कॉपी कराया जाएगा। और ये जो है धारा 27 में इस बात का उल्लेख है। बंजर भूमि के बंदोबस्ती के बारे में धारा 27 में उल्लेख है। आगे देखते हैं धारा 28। धारा 28 क्या कहता है? तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बंजर भूमि के जो बंदोबस्ती है, अगर बंदोबस्ती करना है बंजर भूमि का, तो क्या क्या बात ध्यान में रखना आवश्यक है? तो पहला है कि प्रत्येक रैयत की आवश्यकता एवं क्षमता के अनुसार भूमि का साम्यपूर्ण वितरण हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ग्राम समुदाय अथवा राज्य के प्रति विशेष सेवा करने वाले व्यक्ति को बंजर भूमि के लिए बंदोबस्ती किया जा सकता है। रैयत की जमाबंदी भूमि को बंजर भूमि की निकटता और भूमिहीन श्रमिकों के उपयुक्त व्यवस्था के लिए ही बंजर भूमि का बंदोबस्ती किया जा सकता है। भूमिहीन श्रमिक हो तो उसके उपयुक्त व्यवस्था के लिए बंजर भूमि का बंदोबस्ती किया जा सकता है। और जो भूमिहीन श्रमिक है वो गांव का स्थायी निवासी होना उसके लिए अनिवार्य है, तभी बंजर भूमि का बंदोबस्ती किया जा सकता है। तो ये सभी जो बातें आवश्यक है बंजर भूमि के बंदोबस्ती के लिए, ये धारा 28 में ये सभी बातें कही गई है। धारा 29 क्या कहता है कि उपायुक्त के स्वीकृति के बिना मूल रैयत या ग्राम प्रधान बंजर भूमि की बंदोबस्ती नहीं कर सकता है। तो 29 में उपायुक्त के कुछ अधिकार बंजर भूमि के विषय में दिया गया है कि बिना उपायुक्त, बिना डीसी के स्वीकृति के मूल रैयत या ग्राम प्रधान बंजर भूमि या खाली भूमि को बंदोबस्ती नहीं कर सकता है। तो उपायुक्त के आदेश से ही बंजर भूमि का बंदोबस्ती हो सकता है, ये धारा 29 में कहा गया है। उसके बाद धारा 30 क्या है? तो बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली होल्डिंग जोत का उप विभाजन नहीं किया जा सकता है। धारा 30 कहता है किसी भी खाली होल्डिंग जोत का उप विभाजन नहीं किया जाएगा और जमींदार की सहमति तथा उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा। ये धारा 30 में बात कहा गया है। धारा 31 क्या कहता है कि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रमुखों, सहमूल रैयतों या जमींदारों का संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना। अगर किसी भी पक्ष की आपत्ति हो जाए, अगर बंदोबस्ती में अगर आपत्ति हो जाए तो उपायुक्त के विवेक से बंदोबस्ती रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपसी आपत्ति हो जाए तो इसके लिए उपायुक्त का निर्णय होगा और उपायुक्त के निर्णय के बाद वो अपने विवेक से बंदोबस्ती को रद्द या परिवर्तित कर सकता है। आगे 32 में क्या कहता है कि बंजर भूमि अथवा खाली भूमि के बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष आपत्ति। इस प्रकार के बंदोबस्त यदि ग्राम प्रधान, मूल रैयत अथवा जमींदार द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए तो अस्वीकृति के 1 वर्ष के अंदर अंदर उपायुक्त कार्यालय में आवेदन दिया जाएगा। अगर
इस प्रकार के बंदोबस्ती बंजर भूमि का बंदोबस्ती हो रहा हो और यदि ग्राम प्रधान मूल रैयत अथवा जमींदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया बंदोबस्ती को, तो अस्वीकृति के 1 वर्ष के अंदर उपायुक्त कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है। धारा 33 क्या कहता है? बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा 33, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती की गई है, ठीक है, और यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद नहीं किया गया, अगर बंजर भूमि का बंदोबस्ती हुआ है और 5 साल के अंदर, कितना साल, 5 साल के अंदर अगर उसको आबाद नहीं किया गया, खेती नहीं किया गया, तो उसका बंदोबस्ती रद्द कर दिया जाएगा। अगर 5 वर्ष के अंदर उस बंजर भूमि का बंदोबस्ती जो हुआ रहेगा उसमें अगर उसको आबाद नहीं किया जाएगा 5 साल के अंदर, तो उसका बंदोबस्ती रद्द हो जाएगा। यदि 5 वर्षों के अंदर बंदोबस्ती भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है, तो उपायुक्त बंदोबस्ती को रद्द कर सकता है और या तो पुनः बंदोबस्ती लागू कर सकता है। ये उपायुक्त का अधिकार है। धारा 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। धारा 34 क्या कहता है? उपायुक्त गांव के बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान या सार्वजनिक स्थल के लिए अलग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि उपायुक्त चाहे तो गांव के बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान, कब्रिस्तान या सार्वजनिक स्थल के लिए अलग कर सकता है। धारा 34 में कहा गया है। धारा 35 क्या कहता है? कि पोखर, बांध, अन्य जलाशय, धाराएं जिनका व्यवहार बाढ़ से रक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, स्नान के लिए या पीने के लिए किया जाता हो, तो ऐसी भूमि की बंदोबस्ती रैयतों, ग्राम प्रमुख, जमींदार की राय के बिना अथवा उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। धारा 35 में ही कहा गया है कि इस तरह के जलाशयों तथा धाराओं के पानी के व्यवहार के लिए किसी भी प्रकार का कर मालिक या जमींदार के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। अब धारा 36 में क्या कहा गया है? कि गांव की सीमा नदी, नहर नाला, शमशान कब्रिस्तान या सीमा चिन्ह या मार्ग भूमि या शिविर भूमि का बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। अगर ये सब भूमि रहा तो इसका बंदोबस्ती नहीं किया जाएगा। ये 36 में कहा गया है। 37 क्या कहता है? कि रैयत की मवेशी चराने का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 37 जो धारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रैयत की मवेशी को चराने का अधिकार दिया गया है। इसमें चारागाह भूमि का बात किया गया है। गांव में चारागाह भूमि का पृथक से व्यवस्था किया जाएगा। गांव में चारागाह भूमि का पृथक से व्यवस्था किया जाएगा। ये धारा 37 में कहा गया है। और धारा 38 उपधारा 2 के अनुसार अलग की गई भूमि में गांव के रैयत को मवेशी चराने का अधिकार होगा। अब धारा 38 भी चारागाह से ही संबंधित है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि चारागाह भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए आबाद नहीं किया जाएगा। जो अलग किया गया है चारागाह के लिए, उस पर कृषि कार्य नहीं किया जाएगा। और यदि चारागाह भूमि कुल क्षेत्रफल गांव के कुल क्षेत्रफल का, अगर चारागाह भूमि का जो कुल क्षेत्रफल है वो गांव के कुल क्षेत्रफल का 5% से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गांव के कुल क्षेत्रफल का 5% से कम है चारागाह भूमि, तो उपायुक्त बंजर भूमि के क्षेत्र को चारागाह भूमि के क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। कौन करेगा? उपायुक्त करेगा। अगर 5% से कम चारागाह भूमि हो तो उपायुक्त बंजर भूमि को चारागाह भूमि के क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। ये 38 में कहा गया है। धारा 39 क्या कहता है? जमींदार की अनुमति से रैयत अपने जोत से भिन्न भूमियों में पीने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए पोखर या जलाशय खोद सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर जमींदार अनुमति दे दे तो रैयत अपनी जोत पर भिन्न भूमियों से पीने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए पोखर या जलाशय खोद सकता है। धारा 40 क्या कहता है? खास पोखर संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। ये धारा 40 में कहा गया है। धारा 41 कई बार पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और धारा 41 जो है एसपीटी का, उसको याद रखने का एक ही तरीका आप ध्यान में रखेंगे। कम से कम जो ये पहाड़िया शब्द है, पहाड़िया, ये ध्यान रखेंगे। धारा 41 कहता है किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत तथा बंजर भूमि का बंदोबस्ती गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहाड़िया शब्द अगर एसपीटी में आए तो एक ही धारा में है, वो धारा 41 में बताया गया है कि अगर किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत या बंजर भूमि का बंदोबस्ती करना हो
तो गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है, ये धारा 41 कहता है। अब धारा 42 जो कि अध्याय 4 का अंतिम धारा है, और धारा 42 में कहा गया है कि उपायुक्त किसी भी समय अपनी इच्छा से अथवा आवेदन के आधार पर उस व्यक्ति के बंदोबस्ती का आदेश दे सकता है जो कृषि भूमि को अधिक्रमित किया हो अथवा उसे अर्जित या अपने कब्जे में कर लिया गया हो, तो ये अधिकार उपायुक्त को दिया गया है। तो धारा 42 को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में अध्याय 4 के बारे में हमने पढ़ा, और अध्याय 4 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप पीछे का वीडियो देखे होंगे। एसपीटी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। अगर एसपीटी एक्ट का पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे का वीडियो ज़रूर देख लें, और आप एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाए। भले ही कहीं से पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार अच्छे से रिवीजन यहाँ से कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और एसपीटी के सारे प्रश्न आप एग्ज़ाम में सही करके आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।